लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों आइए आज का जो वीडियो है ये सामान्य ज्ञान यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, जिसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और ये है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझिए। एक्स किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंग, इनके लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो, सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो रेडियो तरंग की होती है। उसके बाद होता है माइक्रो तरंगों की, फिर उसके बाद होता है एक्स किरणों की, फिर उसके बाद होता है गामा किरणों की। ठीक है, उसके बाद गामा किरणों की ऊर्जा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है गामा किरण की होती है, फिर एक्स किरण की होती है, फिर माइक्रो तरंग की होती है, फिर रेडियो तरंग की होती है। तो इसलिए आपका जो ये है आपका क्रम, तो इस क्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा 4 3 1 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों आप जब 180 अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ऐसा होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। जब आप 180 अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो आपका एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, एक दिन जुड़ जाता है। और 180 अंश की जो देशांतर रेखा होती है, यही रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों एक देशांतर होता है, एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का, एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर आता है। और दोस्तों जो संपूर्ण पृथ्वी होती है ना, ये टोटल 360 डिग्री में होती है। कितना? 360 डिग्री में होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, तो जो भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ये 0 डिग्री पे होती है। कितना? 0 डिग्री पे या 0 अक्षांश पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर सालों भर दोस्तों दिन और रात बराबर होती है। जो भूमध्य रेखा होती है ये ऐसा हो गया, ये 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर सालों भर दिन और रात बराबर होती है। और दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र में वर्षा सालों भर, माने सालों भर होती है और सूर्य का प्रकाश भी इस पर सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश भी सीधा पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? कौन सा चोल शासक है? राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, विजयालाल, विजयालय, कुलोत्तुंग प्रथम, कौन सा है? तो दोस्तों जो चोल शासक राजराज प्रथम है ना, राजराज प्रथम, इसी ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। उत्तरी श्रीलंका को राजराज प्रथम ने ही जीता था। दोस्तों राजराज जो प्रथम है वो श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी को नष्ट कर दिया और राजराज प्रथम ने मुंडी चोल मंडलम जो उत्तरी श्रीलंका में है को पोलोनरुआ नाम देकर अपनी राजधानी बनाया था। समझ रहे बात को? जो राजराज प्रथम था, ये राजराज प्रथम, इसने क्या किया था? चोल मंडलम कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है चोल मंडलम। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी श्रीलंका में, उत्तरी श्रीलंका में दोस्तों श्रीलंका को पोलोनरुआ नाम देकर अपनी राजधानी बनाया था। किसने? राजराज प्रथम ने ही। और दोस्तों राज जो चोल थे ये 985 से 1014 उत्तरी श्रीलंका के साथ साथ मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, ये जो राजराज चोल हैं, ठीक है, राजराज चोल 985 से 1014 के बीच में ये उत्तरी श्रीलंका के साथ साथ मालदीव पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और विजय प्राप्त कर लिया था। और राजेंद्र जो चोल है ना, ये राजेंद्र चोल, ये हम इनकी बात कर रहे हैं।
राजेंद्र चोल की बात कर रहे हैं। अब राजेंद्र चोल क्या किए हैं, इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को पराजित कर चोल राज्य में शामिल कर लिया था। राजेंद्र चोल संपूर्ण श्रीलंका को पराजित करके चोल राज्य में शामिल कर लिया था। और श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को, श्रीलंका का राजा था महेंद्र पंचम, कौन था, महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बना लिया और इनके पुत्र मानव कुमार को श्रीलंका का अधीनस्थ शासक बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था वो राजराज प्रथम है। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है, रमेश चंद्र दत्त हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, कौन है? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, इन्हीं की पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों इस पुस्तक में। और पुस्तक के माध्यम से धन का बहिर्गमन अथवा धन का निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। इन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार भारतीय धन इंग्लैंड जाता है, ठीक है, किस प्रकार जो भारत का धन है वो इंग्लैंड जाता है और पुनः वापस ऋण के रूप में वो भारत आता है। दादा भाई नौरोजी ने ही 1885 में, कब, 1885 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। 1885 में कौन सी, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने 1885 में। अब 1892, जो 1892 है, इस 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबारी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? वर्ष 1908 में आगा खां, अमीर अली, लियाकत अली या एम ए जिन्ना? तो वर्ष 1908 में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा के स्थापना अमीर अली, कौन, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 में, कब, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। और ढाका में 1906 में नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। जो काली क्रांति है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बाकी और भी बहुत क्रांतियां हैं, जैसे कि सुनहरा रेशा क्रांति, ये जूट उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, और गुलाबी क्रांति वो झींगा मछली और प्याज से है। लाल क्रांति आपका मांस और टमाटर उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, तो और श्वेत क्रांति को भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो श्वेत क्रांति इसको भारत में, अपने इंडिया में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किसके रूप में मनाया जाता है? गरिया पूजा, मायको, एवोलांग मोन्यू, मोपिन। तो नागालैंड की जो कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को क्या कहा जाता है? एवोलांग मोन्यू कहा जाता है। एलोलांग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। नागालैंड के जो कोन्याक जनजातियों का यह अति प्राचीन उत्सव है। कोन्याक जनजाति द्वारा एलोलांग उत्सव प्रतिवर्ष 1 से 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 से 6 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है।
मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, जो मोपिन उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, मोपिन उत्सव। और नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा और गरिमा पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो ठीक है, नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। और जो नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वो है एओलांग मोन्यू। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? महाद्वीप, महासागर, ओजोन मंडल, शुक्र ग्रह। बताइए। तो ये दोस्तों महासागर से जुड़ा है। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? वो महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्काइन का समान सूत्र है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-1। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CnH2n-2। यह त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका प्रमुख सदस्य एसिटिलीन है और एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2H2 है। एल्कीन का सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का। ठीक है, ये एल्कीन का होता है CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? अनंतवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय, चंद्रवर्मन। कौन, किसने बनाया? जो कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया था। मिकांग नदी के किनारे, मिकांग नदी है उसके किनारे सिमरिप शहर में स्थित है अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु मंदिर है। और खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य का बेजोड़ नमूना यह विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट प्राचीन कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है, अंकोर वाट जो है ना, यह कंबोडिया का राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? त्रिशूली नदी, कृष्णा नदी, नारायणी नदी या काली गंडक नदी? तो नेपाल में किसको? गंडक नदी को। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नाम से ठीक है, नारायणी नाम से पुकारा जाता है। और नारायणी नदी में गोलाकार पत्थर मिलती हैं जिसे शालिग्राम कहा जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। हिमालय, नेपाल है ना, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है? सागरमाथा। नेपाल में ही सागरमाथा कहा जाता है, बाकी अपने यहाँ तो माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, ध्यान दीजिएगा, जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा, पद्मा एवं ब्रह्मपुत्र जमुना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। और जब इन दोनों की, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो इनकी संयुक्त जो धारा होती है वो क्या? मेघना में बन जाती है, मेघना बन जाती है। ठीक है, मेघना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन यह है जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी की कठोरता का कारण है। पानी की कठोरता का कारण है सोडियम तथा पोटेशियम लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, और लेड एवं कॉपर लवण। लेड एवं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? जो पानी की कठोरता का कारण है दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण है। कौन है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण है। करेक्ट आंसर ये होगा, पानी की कठोरता का यही कारण है। ठीक है,
जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडम सल्फेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। जल को उबाल देने से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। कठोर जल को गर्म करने पर बर्तन की दीवार पर सफ़ेद परत बन जाती है, जिसे स्कॉलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, महिला। तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो किससे है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है। और हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। और मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप आदि फुटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल से कौन कौन से हैं? एक है मर्डेका कप और एक संतोष कप, ठीक है, रोवर्स कप, ये सब क्या है? फुटबॉल से संबंधित हैं। और जयलक्ष्मी कप, इंदिरा कप, पद्मावती कप आदि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से कौन कौन से? जयलक्ष्मी कप, इंदिरा कप, पद्मावती कप और त्रावणकोर कप टेबल टेनिस की राष्ट्रीय महिला प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएनपीएम जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपीएम जीडीपी में क्या अंतर है? दोस्तों, जीएनपीएम जीडीपी का मूल अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, जीडीपी किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है दोस्तों। ठीक है, जीडीपी में से देश के अंतर उत्पादित विदेशी नागरिकों के प्राप्त आय को घटाकर और विदेशों में उस देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को जोड़कर जीएनपी प्राप्त किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? जीडीपी में से देश के अंतर उत्पादित विदेशी नागरिकों के प्राप्त आय को घटा करके और विदेशों में उस देश के नागरिकों द्वारा अर्जित जो आय होती है उसको जोड़ करके जीएनपी प्राप्त होती है। जीएनपी प्राप्त होती है। और जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते हैं दोस्तों। मुख्य अंतर यह है कि जीएनपी में विदेशों से शुद्ध आय प्राप्तियों को भी रखा जाता है और जीडीपी घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है। और जीएनपी में जो जीएनपी है, जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटाकर एनएनपी प्राप्त किया जाता है। जितना भी आपकी कमी आती है उसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? 360, 356, 352, 350। तो जो 356 अनुच्छेद है दोस्तों, ये अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति जो शासन लागू किया था अनुच्छेद 356 के तहत। यदि राज्यपाल लिखित रूप से रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे कि राज्य में विधि के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम 1951 में पेशु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कहाँ? पेशु कहाँ पे दोस्तों? पेशु जो दोस्तों आपका पेशु ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो पंजाब में चालू किया गया था। कब? 1951 में। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, अब तक सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर में लागू किया गया है। अब तक सर्वाधिक 10 बार, कितने? 10 बार अपने यूपी में और मणिपुर में लागू किया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में ये यूपी और मणिपुर का है और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, गया या सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था दोस्तों वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ के ऋषिपट्टनम, मृगपट्टनम उत्तर प्रदेश में दिया है दोस्तों सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। और ऋषिपट्टनम को मृगदाब भी कहा जाता है। ऋषि जो पत्तनम है ना उसे मृगदाब भी कहा जाता है। और ऋषिपत्तनम में 5 अपने मित्रों को अपने प्रथम उपदेश दिया।
दोस्तों बौद्ध धर्म में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में जो घर को छोड़ते हैं माने गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो घर गृह त्याग होता है ना, गृह त्याग, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और गृह त्याग करते समय जो सारथी, चन्ना और घोड़ा कथक था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी याद रखना है। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और बुद्ध के टाइम में ही 4 बौद्ध संहिताएं हुई थी। ठीक है, वो सब आप लोग याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपके शरीर में स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है खड़ा रहने पर, कुर्सी पर बैठने पर, जमीन पर बैठने पर, जमीन पर लेटने पर। तो कब होती है बताइए? आपके शरीर में आप खड़ा रहते हैं तब ज़्यादा न्यूनतम ऊर्जा होती है, कुर्सी पर बैठने पर, या जमीन पर बैठने पर, या जमीन पर लेटने पर? तो दोस्तों जमीन पर लेटने की अवस्था में स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है। किसी वस्तु के रूप, आकार, स्वरूप तथा पृथ्वी से ऊंचाई के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, तने हुए धनुष, उठाए गए हथौड़े में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के गति के कारण जो वस्तु में संचित ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो दोस्तों जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इलाहाबाद में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा बंदी नहीं बना सकता। चंद्रशेखर खुफिया इंस्पेक्टर नटवर से अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं मारकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथों जिंदा बंदी नहीं बन सकता बस। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर जो हैं वो अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली स्वयं मार ली थी अपने ऊपर। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गईं। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का नाम बदलकर 1928 में, कब? 1928 में फिरोज शाह कोटाला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया गया। और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा की घोषणा से उत्पन्न परिस्थितियों से किस प्रकार का रणनीति हो उस पर विचार करने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठक की योजना बनाई गई थी। समझ रहे हैं? और इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना 1930 में हुआ था। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना 1930 में हुआ था। कहाँ पे? मास्टर सुरसेन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? मास्टर सुरसेन के नेतृत्व में। मास्टर दा को फांसी की सजा दिया गया। इनकी मृत्यु के साथ ही भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान, जिसे हम बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं, वो दोस्तों बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। प्रथम तितली उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। 2007 में किया गया। और भारत में तितली पार्क ओवालेकर बाड़ी तितली बाग, ठाणे तितली पार्क, शिमला बटरफ्लाई कंसवेंट्री पोंडा, नवाब आवाजिद अली शाह प्राणी पार्क में तितली उद्यान लखनऊ आदि इस सब जगहों पे है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी हत्या अकबर के द्वारा स्वयं किया गया? किसकी हत्या अकबर के द्वारा स्वयं किया गया? पीर मोहम्मद खां, बाज बहादुर आदम खां, बैरम खां। तो दोस्तों जो अकबर थे, अकबर के द्वारा स्वयं हत्या किया गया था किसका? दोस्तों जो यहाँ पे आदम नहीं अधम कर लीजिएगा,
अधम खां, ठीक है, अधम खां। तो अधम खां की हत्या स्वयं अकबर के द्वारा 1562 में किया गया था। कब? 1562 में, 1562 में किया गया था। अधम खां अकबर की धाई माँ माहम अनगा का पुत्र था, ठीक है। और बैरम खां अकबर खां का संरक्षक एवं वजीर था। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक एवं वजीर था, जिसे अकबर ने एक विकल्प रूप में हज जाने का सुझाव दिया था। और जो बाज बहादुर हैं, ये मालवा के शासक बाज बहादुर को अधम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने पराजित किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? 21.54, 17.64, 15.89, 19.21, क्या थी? 17.64, करेक्ट आंसर 17.64 थी। अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मुंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था दोस्तों। कहाँ पे? मुंबई में किया था। और 1870 में आर्य समाज का 1877 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत। आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है संरचनात्मक, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मंदी से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों, है ना। मंदी, जो मंदी से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी देखने को अधिक मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसे किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जहाँ काम करने वाले व्यक्ति का सीमांत तो उत्पादकता शून्य होती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है उसे ये जैसे कह सकते हो कि आर्थिक चक्र में कभी तेजी तो कभी मंदी का दौर आता है। भारत जैसे विकासशील देशों में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण की परिकल्पना ब्रिटिश भारत के इनमें से किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कौन? वो लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने की थी दोस्तों। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 से 1921 के बीच किया गया था। 1906 से स्टार्ट हुआ था और 1921 में समाप्त हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का वास्तुकार विलियम इमर्सन थे। और विक्टोरिया मेमोरियल में 25 गैलरी हैं, जैसे शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल ऑफ मूर्तिकाल गैलरी आदि। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण मकरान के संगमरमर से किया गया है। और जो कर्जन का कार्यकाल है, कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से शुरू होता है और 1905 तक चलता है, उसके बाद खत्म। ये कर्जन का शासनकाल है। अगला क्वेश्चन। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। ध्यान देना, जो अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई, इस अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। सूर्यास्त नियम का आशय है यदि जमींदार निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भू राजस्व नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 19% भूभाग पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का दर कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर 89% सरकार था, 11% जमींदार के लिए तय किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव का जो भारत में प्रथम कार्यकाल था, रॉबर्ट क्लाइव इनका, वो 1756 से 1760 तक रहा था। और रॉबर्ट क्लाइव का जो दूसरा कार्यकाल था, क्योंकि वो दूसरी बार भी कार्यकाल पर आए थे, तो वो 1765 से लेकर के 1767 तक कार्यकाल में आए थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और अब रॉबर्ट का क्लाइव हो गए तो वारेन हेस्टिंग्स का भी जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक चला। और वारेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल में मौजूद खुले हुए लवणों की मात्रा को संदर्भित करता है? कैलोरीसिटी, क्रिप्टिसिटी, श्यानता या लवणता? जो तो करेक्ट आंसर लवणता। लवणता जो होगा, शब्द जल में मौजूद घुले हुए लवणों की मात्रा को संदर्भित करता है। दोस्तों आपको बता दें, जो विश्व में सबसे अधिक लवणता वान झील का है, जिसमें 330% है। इसके बाद मृत सागर का है, मृत सागर में 238% है, लेकिन सबसे ज़्यादा वान झील की है जो 330% है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनके जीवन हर्षचरित किस भाषा में है? खरोष्ठी, अरमाइक, संस्कृत, पाली? कौन सी भाषा में है? तो जो उनकी रचित जीवन हर्षचरित है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। और हर्षवर्धन जो था, हर्ष के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था। ठीक है, हर्षवर्धन से याद आता है, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हराया था और हर्ष के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवणी और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और मृदा के रूप में जाना जाता है। किसे? भांगर, रेगुर, खादर या ऊसर? दोस्तों ऊसर करेक्ट आंसर होगा, ऊसर। तो ये थुर, रेह, कल्लर और ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है लवणी। ठीक है, लवणी और क्षारीय मृदा को ये ऊसर, थुर, रेह और कलर के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? उद्देश्य क्या, संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार? दोस्तों भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जो संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बताइए, 1952, 1950, 1951, 1954? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 1951 से भारत में संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 में लागू हुआ। संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम था वो भूमि सुधार से संबंधित था। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, पहली ये प्रथम संविधान के द्वारा ही संविधान में पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में 284 विषय को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद
1956 में भारत संघ के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया था। 7वें, 5वें, 6ठे, 8वें, किस में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5वें। ओ सॉरी, यहाँ पे 7वें होगा, 7वें, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद 1956 में भारत के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के 4 वर्गों भाग क, ख, ग और घ को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और कृष्णा नदी दोस्तों निकलती कहाँ से है? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कोयना हो गई, भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, घाट प्रभा हो गई, ये सब चीज़ें। और कृष्णा नदी का एक बड़ा चापाकार डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी एक बड़ा चापाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है, और तट के पास कृष्णा एवं गोदावरी नदी की डेल्टा आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं तट के पास। ठीक है, तट के पास गोदावरी नदी की डेल्टा आपस में क्या होते हैं? मिलते हुए दिखाई देते हैं, कृष्णा और गोदावरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? ऑक्टोपस, टिड्डी, झींगा, बिच्छू। तो दोस्तों ऑक्टोपस जो है वो है किसका? ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। ठीक है, मोलस्का संघ के जीव का शरीर कोमल होता है तथा यह 3 भागों में विभाजित होता है। मोलस्का जीवों का सिर और पैर छोड़कर संपूर्ण शरीर मेंटल नामक आवरण से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में त्रिचिनापल्ली से तंजौर के तट पर स्थित वेदारण्य तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पी कृष्ण पिल्लई, कोयापल्ली किल्लपन और मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे करेक्ट आंसर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून उल्लंघन से प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग ने किया था। बाद में गाइडेंगलू ने किया था। गाइडेंगलू ने यदुनाग की जगह पे बागडोर संभाली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मणिपुर में। ठीक है, और मुंबई प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो केंद्र बिंदु धरासना था और धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? बताना है। तो दोस्तों तीन भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। किससे किससे? पंजाब से, पंजाब, राजस्थान, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इन 3 भारतीय राज्यों से पाकिस्तान की सीमा टच होती है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय प्रदेशों की भी सीमा लगती है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है दोस्तों क्या बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, और भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा लंबा भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा है कितना? 4096.7 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान की जो बीच सीमा रेखा की लंबाई है कितना है? 3233 किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ जो कि 106 किलोमीटर के साथ लगता है।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? दीवान ए इंसाफ, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसाल, दीवान ए अदालत, कौन है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दीवान ए अर्ज। करेक्ट आंसर दीवान ए अर्ज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार की पुष्टि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? तो किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है टाइफाइड? तो दोस्तों विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड बुखार की परीक्षण की जा सकती है। ठीक है, और टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफोस। और टाइफाइड रोग पानी की गंदगी से फैलता है। और टाइफाइड से बचाव के लिए शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। टीएबी का टीका लगता है बच्चों में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 38 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।